गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सीजीपीएससी अधीक्षक की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो जनजातियों में विशेष परंपराएं होती है, एक जनजाति की नहीं लगभग कॉमन होती है ये सारे परंपराएं सभी जनजातियों में, तो उससे रिलेटेड आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं। तो आज हम लोग बोंगावाद क्या होता है या बोंगा देव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटम क्या होता है, टोटमवाद क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कुछ जनजातियों के विशेष त्योहारों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे। क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ये सीजीपीएससी अधीक्षक, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चों को ये टॉपिक को जरूर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बोंगा देव कौन होते हैं और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस सीजीपीएससी अधीक्षक की क्लास में, ठीक है, जो टोटल नंबर होंगे वो 100 नंबर के होंगे। 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न का, ठीक है, 50 प्रश्न होंगे और टोटल नंबर होंगे 100 नंबर। एक प्रश्न जो आएगा वो 2 नंबर का आएगा। इसी तरह जो बाल वाला हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है पार्ट 2 होता है, उसमें तुलेश सर पढ़ाएंगे, नागेंद्र सर पढ़ाएंगे, पारेन सर पढ़ाएंगे, राकेश सर पढ़ाएंगे, मतलब सभी सर लोग उसमें पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो आप सभी बच्चों को जरूर ज्वाइन करना है सीजीपीएससी अधीक्षक का क्लास और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी यह जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो चलिए हमारे टॉपिक की ओर। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये जनजातियां, अंडमान निकोबार की ये जनजातियां हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बोंगावाद, ठीक है, या बोंगा देव क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा कि बोंगा देव क्या होते हैं और जनजातियों में ये खास क्यों माने जाते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बोंगा देव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बोंगा देव क्या होता है मैं आप लोग को समझाते हुए चल रही हूँ। तो जनजातियां बोंगा देव के नाम से अदृश्य शक्ति में विश्वास करती है। तो ध्यान देना है, जनजातियां जो होती है बोंगा देव के नाम से अदृश्य शक्ति में विश्वास करती है, ठीक है। तो जनजातियां जिस अदृश्य शक्ति में विश्वास करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोंगा देव बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग को समझना है कि जनजातियां बोंगा देव नाम से एक अदृश्य शक्ति में विश्वास करती है और जो सपनों के जरिए उन्हें आने वाले खतरों से बचाती है। जनजातियां मानती है कि हमारे सपने में कौन आते हैं, बोंगा देव आते हैं। और बोंगा देव को उन लोग क्या मानते हैं, अदृश्य शक्ति मानते हैं, जो छुपी हुई शक्ति है, अदृश्य होती है। लेकिन बोंगा देव जो जनजाति होते हैं उनके सपनों में आते हैं और उन्हें जो उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं, उनके जीवन में आने वाली खतरे हैं, उनसे बचाने का काम करती है। तो आपको ध्यान देना है कि बोंगा देव एक अदृश्य शक्ति है और इसी अदृश्य शक्ति में जो जनजातियां हैं वो विश्वास करती है। और यह जो अदृश्य शक्ति है आदिवासियों या जनजातियों के सपने में आते हैं और उन्हें आने वाले खतरों से अवगत कराते हैं या आने वाले खतरों से बचाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इनके विश्वासों के बारे में जानते हैं, हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, जनजातियां बोंगा देव में विश्वास करती है। बिल्कुल, हमारा जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जनजातियां एक अदृश्य शक्ति को मानती है और वो अदृश्य शक्ति है बोंगा देव। तो जनजातियां किसमें विश्वास करती है, जनजातियां बोंगा देव में विश्वास करती है। उसके अलावा बोंगा देव को वे परलौकिक शक्ति मानते हैं, ठीक है। वो बोंगा देव को क्या मानते हैं, अपनी परलौकिक शक्ति मानते हैं। बोंगा देव सपनों या दिवा सपनों में उन्हें संकेत देते हैं। तो बोंगा देव जब रात में आदिवासियां या जनजातियां सोते हैं तो उन्हें सपने तो आते ही हैं, लेकिन दिन में भी हमें जो सपने आते हैं उसे हम लोग दिवा स्वप्न बोलते हैं। मतलब खुली आंखों से जो हम सपने देखते हैं, ठीक है, खुली आंखों से हम महसूस करते हैं या हम उसको सपना भी बोल सकते हैं, जिसको हम दिवा स्वप्न बोल रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, दिवा स्वप्न के माध्यम से भी जो बोंगा देव है आदिवासियों को खतरों से बचाती है या उन्हें अवगत करती है। इसलिए जो आदिवासियां होती हैं या जनजातियां होते हैं इस अदृश्य शक्ति को मानते हैं, ठीक। जनजातियां मानती है कि यह उन्हें खतरों से बचाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बोंगा देव होते हैं वो उन्हें खतरों से बचाती है, ठीक है। बोंगा देव ऐसे
अदृश्य शक्ति है जो कि जनजातियों को हमेशा खतरों से बचाने का कार्य करती है। इसलिए जनजातियां एक अदृश्य शक्ति को मानती है, उसे ही हम लोग कौन सा देव बोलते हैं? पोंगा देव बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी बच्चों को। उसके अलावा हम लोग देखेंगे जनजातियों में टोटम क्या होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा से पूछे गए हैं, हमें थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि बोंगा देव एक अदृश्य शक्ति का नाम है जिसमें जनजातियां विश्वास करती है। उसी तरह हमें ये भी याद रखना है कि जनजातियों में टोटम क्या होता है। तो टोटम को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखो, बोंगा देव, टोटम, टोटमवाद, ठीक है, टैबू, इससे हमेशा कहीं ना कहीं प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं, तो हमें इसको समझना है और याद भी करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं टोटम क्या है। तो टोटम मतलब कोई जानवर, पेड़ या चीज जिसे कोई जनजाति अपना चिन्ह या रक्षक मानती है ना। टोटम क्या होता है? टोटम कोई जानवर भी हो सकता है, पेड़ या कोई चीज भी हो सकती है जिसे जनजाति अपनी चिन्ह या रक्षक मानती है। ध्यान देना है। टोटम क्या हो सकता है? टोटम कोई जानवर हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है जिसे जनजाति अपना क्या मानती है? रक्षक मानती है या अपना चिन्ह मानती है। आपको टोटम मतलब याद रखना है गण चिन्ह, मतलब ऐसा चिन्ह जिसे जनजाति अपना क्या मानती है? रक्षक मानती है। वो जानवर के रूप में भी हो सकता है, पेड़ पौधे के रूप में भी हो सकता है, या कोई चीज के रूप में भी हो सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग समझेंगे, हमारे कुल का चिन्ह क्या है? बाघ है। हमारे कुल का चिन्ह बाघ है, तो बाघ उनका टोटम कहलाएगा। यानी मेरे कुल का चिन्ह अगर बाघ है तो बाघ मेरा क्या कहलाएगा? टोटम कहलाएगा। आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अगर मेरे कुल का चिन्ह या मैं किसी बाघ को मेरे कुल में माना जाता है या मेरे कुल का टोटम बाघ है, तो बाघ हमारा क्या कहलाएगा? टोटम कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक चीज याद रखना है, टोटम मतलब क्या होता है? इनका क्या होता है? गण चिन्ह होता है। गण चिन्ह मतलब ऐसा चिन्ह जो इनके पूर्वजों से चलती आ रही है, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, ये कहलाता है टोटम। टोटम या तो पेड़ भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, या कोई जीव के रूप में हो सकता है, या कोई चिन्ह के रूप में भी हो सकता है, या कोई चीज भी हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? कोई पेड़ पौधा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई चीज भी हो सकता है। ठीक है, जिन्हें जनजाति अपना चिन्ह मानती है, और इसे ही क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। हमारे कुल का चिन्ह अगर बाघ है तो बाघ उनका टोटम कहलाएगा, या अगर मेरे कुल का चिन्ह अगर बाघ है तो मेरा टोटम क्या कहलाएगा? बाघ कहलाएगा। तो इस तरह से सभी जनजातियों का अपना अपना टोटम होता है, और ये मानती है कि जो टोटम होते हैं जिन्हें वो मानती है, ये उनकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा टोटम क्या होता है। तो अब टोटमवाद को देखते हैं। टोटम को तो हमने समझा, तो इसी तरह हम लोग किसको समझेंगे? टोटमवाद को समझेंगे। ठीक है, जब कोई जनजाति यह मानती है, ध्यान से समझना है आप लोगों को, जब कोई जनजाति यह मानती है कि उसका कोई रिश्ता किसी जानवर या पेड़ से है और उसे पवित्र मानती है, तो इस विश्वास को टोटमवाद कहते हैं। एकदम सरल सी चीजें हैं जिसको हम लोग को समझना है। अगर कोई जनजाति यह मानती है, ठीक है, अगर कोई जनजाति यह मानती है कि उस जनजाति का रिश्ता किसी जानवर या पेड़ से है और उसे वो पवित्र मानती है, तो इस विश्वास को हम लोग क्या कहते हैं? टोटमवाद कहते हैं। मैंने कहा, अगर कोई जनजाति समूह यह मानती है कि उनका जो रिश्ता है किसी पेड़ से, जानवर से या किसी चीज से है, अगर कोई जनजाति यह मान रही है कि अगर उनका रिश्ता किसी जानवर से, किसी पेड़ से या किसी जीव से है, तो उसे वो क्या मानने लग जाती है? उसे वो पवित्र मानने लग जाती है। ठीक है, तो यह जो मान रही है, यह जो विश्वास है उनका, इसी विश्वास को टोटमवाद कहा जाता है। मैंने तो टोटम तो बता दिया कि जैसे कि मेरा टोटम क्या है? बाघ है। ठीक है, तो बाघ को मैं क्या मानूंगी? पवित्र मानूंगी, और मेरा जो उस टोटम के प्रति विश्वास है वही कहलाता है टोटमवाद। तो मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको समझाया कि अगर कोई जनजाति यह मानती है कि उसका कोई रिश्ता किसी जानवर या पेड़ से है और उसे वह पवित्र मानती है, तो यह जो विश्वास होता है वो क्या कहलाता है? टोटमवाद कहलाता है। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी जानवर को या किसी पेड़ को, ठीक है, उसके साथ मैं अपना रिश्ता है मान रही हूँ और उसके ऊपर विश्वास कर रही हूँ,
तो मेरा यह विश्वास ही क्या कहलाएगा, टोटमवाद कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो वे अपने टोटम वाले जानवर या पेड़ को कभी नहीं मारते। अगर किसी जनजाति को लगता है कि कोई पेड़ या कोई चीज या कोई जीव मेरा टोटम है, तो उन लोग कभी भी उसे हानि नहीं पहुंचाते या कभी भी उसे नहीं मारते। उसके अलावा अगर किसी जनजाति का टोटम सांप है तो वे सांप को पवित्र मानेंगे। ठीक है, अगर किसी जनजाति का टोटम सांप है तो उन लोग सांप को क्या मानेंगे, पवित्र मानेंगे। तो इस तरह से आप लोग को समझना है कि टोटमवाद क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए जी, हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा थ्योरी पोर्शन तो कवर होगा ही होगा और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन भी कवर होते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चंस, उसको देखते हैं। टोटम वह विश्वास है जिसमें मनुष्य किसी जानवर, वृक्ष, पौधे या अदृश्य आत्मा से संबंध मानते हैं। तो बिल्कुल सत्य है, मैंने कहा था कि टोटम वह विश्वास है, जनजातियां टोटम में विश्वास करती है। अगर वो पेड़ को मानती है तो पेड़ पर विश्वास करेगी, जीव को मानती है तो जीव को विश्वास करेगी। ठीक है, और यह अदृश्य आत्मा से संबंध मानते हैं। तो बिल्कुल यह क्या है, एक सत्य है। उन्हें लगता है कि जो जीव है, जो पेड़ है या कोई चीज है, उसमें एक अदृश्य आत्मा है और उस अदृश्य आत्मा के साथ जनजातियों का क्या है, संबंध है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल क्या है, सही है। टोटम को मारना या हानि पहुंचाना वर्जित होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों सत्य है। तो इस तरह से आप लोगों को थ्योरी को समझकर आंसर लगाते हुए चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स भी एकदम नजदीक है। 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ऐसी चीजें जिसको आप नहीं जानते हो, हम वैसी चीजों को लेकर आ रहे हैं ताकि आपका अधिक से अधिक क्या हो सके, रिविजन हो सके। और साथ ही साथ अन्य प्रकार के कोर्स की टेस्ट सीरीज भी हमारे एकेडमी में चल रही है। तो आप लोग को अधिक से अधिक लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारियां चाहिए तो हमसे जुड़कर, हमसे कॉल करके सभी जानकारियों के बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। भारत में भील जनजाति के गुटों के पास अलग अलग टोटेम होते हैं। यदि गुटों का एक ही टोटम होता है तो वो आपस में विवाह कर सकते हैं। ये गलत है। ठीक है, यदि दो गुटों का टोटम, यदि दो गुटों का टोटम एक ही होता है, यदि दो गुटों का टोटम एक ही होता है, ठीक है, तो वे आपस में विवाह नहीं कर सकते। यदि दो गुटों का टोटम एक ही होता है तो वे आपस में विवाह नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कथन है वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक सत्य है। मैंने यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। यदि दो गुटों का एक ही टोटम होता है तो वो आपस में विवाह कर सकते हैं, ये गलत है। यदि दो गुटों का एक ही टोटम होता है तो वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। तो देखो, मैंने यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ाया, उसके साथ साथ मैं आप लोग को क्वेश्चन करवा रही हूँ। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएगा। इसलिए हमसे जुड़ना नहीं भूलेंगे। हमारे सीजीपीएससी अधीक्षक की क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3। तो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, टोटमवाद सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को मजबूत करता है। बिल्कुल, यह हमारा सत्य कथन है। टोटमवाद जो होता है हमारा सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को क्या करता है, मजबूत करता है। टोटमवाद केवल व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए होता है, ये गलत है। तो हमारा कौन सा कथन सही है, हमारा फर्स्ट कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन तो हो गया टोटमवाद से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने अभी 3 पॉइंट को देखा है। अभी हम लोग तीसरे पॉइंट में पहुंचे हैं और तीसरा पॉइंट है हमारा टैबू। क्या दिखाई दे रहा है आपको, टैबू। इससे पहले हमने 2 टॉपिक को कवर किया। एक है हमारा टोटमवाद और दूसरा है हमारा बोंगा या बोंगा देव।
ठीक है, बोंगा देव को मैंने अदृश्य शक्ति कहा। जनजातियां एक अदृश्य शक्ति में विश्वास करती है जिसे हम लोग बोंगा देव बोलते हैं। उसके बाद मैंने कहा टोटमवाद, टोटम क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टैबू, टैबू क्या होता है। ठीक है, तो टैबू वह धार्मिक या सामाजिक विश्वास है जिसमें कुछ कामों या चीजों को वर्जित माना जाता है क्योंकि लोग मानते हैं कि ऐसा करने से बुरा असर या दानवी शक्ति हो सकती है। तो टैबू वह धार्मिक व सामाजिक विश्वास है जिसमें कुछ कामों या चीजों को वर्जित माना जाता है। तो याद रखिएगा टैबू क्या होता है। तो टैबू वह धार्मिक या सामाजिक विश्वास है। ठीक है, टैबू वह सामाजिक या धार्मिक विश्वास है जिसमें कुछ कामों या चीजों को वर्जित माना जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग मानते हैं कि ऐसा करने से बुरा असर या दानवी शक्ति हो सकती है। तो टैबू को समझना है कि टैबू वह सामाजिक या धार्मिक विश्वास है। टैबू वह सामाजिक व धार्मिक विश्वास है जिसमें कुछ कामों या चीजों को वर्जित माना जाता है। कुछ कामों या चीजों को क्या माना जाता है, वर्जित माना जाता है। अगर वो वैसा काम करेंगे या उस चीज को उपयोग करेंगे तो कुछ शक्ति क्या कर सकती है, उनका नुकसान कर सकती है या कुछ दानवी शक्ति हावी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जो टैबू वाले चीज होते हैं उनसे जनजातियां जो हैं वो क्या रहती है, दूर दूर रहती है। मतलब फिर से समझाती हूँ कि टैबू क्या है, वह सामाजिक व धार्मिक विश्वास है जिसमें कुछ कामों या चीजों को वर्जित माना जाता है क्योंकि लोग मानते हैं कि ऐसा करने पर बुरा असर या दानवी शक्ति हावी हो सकती है। ठीक है, देखो कुछ लोग रात में झाड़ू नहीं लगाते, इसे अशुभ मानते हैं। मतलब रात में झाड़ू लगाना भी क्या है, टैबू के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक, तो इसको मैं एक बार लिख के बता देती हूँ कि क्या होता है टैबू। ठीक है, टैबू क्या होता है, तो टैबू को समझना है आपको। टैबू यह जनजातियां मानती है, जनजातियां मानती है कि टैबू वह धार्मिक या सामाजिक विश्वास है। टैबू वह धार्मिक या सामाजिक विश्वास है जिसमें जनजातियां जिसमें जनजातियां कुछ कार्यों या चीजों को वर्जित मानती है। ठीक है, तो टैबू वह सामाजिक या धार्मिक विश्वास है जिसमें क्या होता है कि जनजाति कुछ कार्यों या चीजों को क्या मानती है, वर्जित मानती है। आप लोग को ध्यान देना है, अगर वो उन कार्यों या चीजों का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा असर हो सकता है या उनके ऊपर कुछ दानवी शक्ति हावी हो सकती है। ठीक है, तो अगर जनजाति, ठीक है, इस टैबू वाले कार्यों या चीजों का प्रयोग करती है तो उनके साथ बुरा असर या अदृश्य शक्ति हावी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग को ये चीजें अच्छे से मालूम होना चाहिए टैबू क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जनजाति ऐसे कौन कौन सी चीजों का प्रयोग नहीं करती जिससे उन्हें नुकसान पहुंच सकती है। तो इसको हम लोग फिर से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा।
तो कुछ लोग रात में झाड़ू नहीं लगाते, इसे अशुभ मानते हैं, है ना। तो कुछ लोग झाड़ू नहीं लगाते, रात में झाड़ू का यूज नहीं करते, तो जनजातियों के अनुसार ये भी क्या है, टैबू में आता है। उसके अलावा कुछ जगहों पर पीपल के पेड़ को रात में नहीं छूते, इसे भी टैबू माना जाता है। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पर रात में पीपल के पेड़ को नहीं छुआ जाता, तो ये भी किसमें काउंट होती है, टैबू में काउंट होती है। ठीक। उसके अलावा कुछ लोग साबुन या पानी किसी धार्मिक स्थल पर गिरे होने पर नहीं छूते, इसे पवित्रता का उल्लंघन माना जाता है। जैसे कि साबुन पानी कहीं पर गिर गया है, ठीक है, या किसी धार्मिक या पवित्र स्थल पर साबुन पानी गिर गया है, तो इसे पवित्र नहीं माना जाता, इसलिए कहीं पर साबुन पानी गिरा हुआ है तो उसे छुआ भी नहीं जाता और उससे दूर रहने के लिए बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग मानते हैं, वो सब टैबू में काउंट होती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ डे होता है, इसमें हम लोग को नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, तो ये सब चीज को भी जनजातियां अत्यधिक मानती है और ये टैबू में होता है। जैसे शाम को हमको कचरा नहीं फेंकना चाहिए, शाम को हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब कुछ विश्वास हैं जिसको जनजातियां मानती है। अगर वो ऐसा कर देंगे तो उनके जीवन में कुछ दानवी शक्ति हावी हो सकती है या बुरा असर हो सकता है। तो ये सब कुछ मान्यताएं हैं जो हमारे समाज में अभी भी होता है। तो आपको ये सब सारी चीजों को समझना है कि जनजातियों में कौन कौन सी परंपराएं हैं, कौन कौन सी रीति रिवाजें हैं। तो आपने जनजातियों की परंपराओं को देखा। सबसे पहले आपने देखा बोंगा देव क्या हैं, ये जनजातियों के अदृश्य देवता हैं, अदृश्य भगवान हैं उनके, जो उनके सपने में आते हैं, दिवा सपने में भी आते हैं और रात के सपने में भी आते हैं, जो उन्हें अदृश्य जो शक्ति के रूप में आती है और उन्हें उनके जो आने वाले फ्यूचर में कुछ आने वाले उनके नुकसान हैं या आने वाले खतरे हैं उनसे अवगत कराती है, उसको टाल देती है। तो बोंगा देव को वो बहुत ज्यादा मानती हैं जनजातियां। उसके अलावा मैंने बताया टोटम क्या होता है, मैंने इसे गन चिन्ह कहा, एक चिन्ह होता है जिसको इन लोग मानते हैं। और उसके बाद मैंने टोटम कहा, तो टोटम में जो इनका विश्वास है उसे मैंने टोटमवाद करके बताया आप लोगों को। और साथ ही साथ मैंने बताया अभी टैबू। तो टैबू क्या होता है मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो टैबू वह धार्मिक व सामाजिक विश्वास है, ठीक है, टैबू वह धार्मिक व सामाजिक विश्वास है जिसमें उन लोग कुछ कार्यों या चीजों को वर्जित मानते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस टैबू का यूज करेंगे तो उनके जीवन में बुरा असर हो सकता है या कुछ दानवी शक्ति उनका नुकसान कर सकती है। तो आप लोग को टैबू को भी समझकर रखना है और साथ ही साथ मैंने टैबू का उदाहरण भी दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो हमने टैबू को तो देखा और साथ ही साथ हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। टैबू का अर्थ है किसी नियम का पालन करना, कुछ काम या चीजों को वर्जित मानना, किसी वस्तु को सम्मान देना, समाज में खेलकूद करना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कुछ काम या चीजों को वर्जित मानना, कुछ काम या चीजों को वर्जित मानना। तो टैबू का अर्थ क्या होता है, कुछ काम या चीजों को वर्जित मानना। टैबू क्या होता है, कुछ काम या चीजों को वर्जित मानना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबू समाज में क्यों बनाए जाते हैं। टैबू समाज में क्यों बनाए जाते हैं, लोगों को मजेदार चीजें करने के लिए, बुराई और अधर्म फैलने से रोकने के लिए, लोगों को थकाने के लिए, खेती बाड़ी आसान बनाने के लिए। तो लोगों को बुराई और अधर्म फैलने से रोकने के लिए समाज में टैबू के नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। बुराई और अधर्म फैलने से रोकने के लिए हमारे समाज में टैबू वाले नियम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो हो गया टैबू से रिलेटेड, मैंने कहा ये प्रश्न तो हो गए टैबू से रिलेटेड। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पे जनजातियों से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। जनजातियों से रिलेटेड मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, आप लोग को समझते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं इसलिए मैं लेकर आई हूँ। अब जनजातियों में प्रचलित लोक ज्योतिष, बैगा जी, बैगा, जैसे हमको कुछ हो रहा है तो हम लोग एक बैगा में भी विश्वास करते हैं। जैसे कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि नजर भी अभी है, ठीक है, उनको लगता है कि कोई ऐसे अदृश्य शक्ति है जो उनका नुकसान कर रही है। तो जो बैगा होते हैं या ज्योतिष होते हैं उनके पास जो जनजातियां होते हैं वो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन लोग उनकी परेशानियों को ठीक कर देंगे। तो उसी तरह से जनजातियों में एक लोक ज्योतिष भी होता है। तो अलग अलग प्रकार के लोक ज्योतिष होते हैं जनजाति में, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला देखिएगा लोक ज्योतिष। लोक ज्योतिष मतलब होता है ज्ञाता।
जनजातियां मानती है कि लोक ज्योतिष सर्वज्ञ है, हमको क्या हुआ है, हमको कौन नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जो लाइफ है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही है, उस प्रॉब्लम को लोक ज्योतिष अच्छे से जान जाता है। इसलिए जो जनजाति होती है वो लोक ज्योतिष को क्या बोलती है, ज्ञाता बोलती है। ध्यान दीजिएगा, जनजातियां जो होती है वो लोक ज्योतिष को क्या बोलती है, ज्ञाता बोलती है। याद रखना है, ये सही जोड़ी में पूछा जा सकता है, ठीक है। आड़ी टेढ़ी रेखा देखने वाला, इसको बोला गया है मेरा गंतेया। क्या बोला गया है, मेरा गंतेया। मतलब जब कोई व्यक्ति या जब कोई जनजाति का व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मेरा गंतेया के पास जाता है, तो मेरा गंतेया जो होता है दीवार में हो गया, जमीन में हो गया या पेपर पर आड़ी तिरछी लकीरें सामने वाले व्यक्ति को खींचने के लिए बोलता है, जो प्रॉब्लम्स लेकर आया है उसके आधार पर वो क्या बताता है, अपनी गणना को बताता है। हाँ, आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आपको ये उपाय करनी चाहिए, तो उसके आधार पर वो क्या बताता है, ज्योतिष जो है वो उपाय बताता है। उसके अलावा आप देखेंगे तंत्र मंत्र जो जानने वाला होता है उसको जनजातियों में क्या कहा जाता है, सीरहा कहा जाता है। तो जो व्यक्ति तंत्र मंत्र जानता है उसे क्या बोला जाता है, सीरहा। उड़िया पंचांग देखने वाला या उड़िया पंचांग जानने वाले को पंजियार कहा जाता है। ये जो पंजियार होता है वो मेरा गंत्या के साथ होता है, ठीक है, मेरा गंत्या के साथ ही रहता है पंजियार। ये उड़िया पंचांग देखकर लोगों की प्रॉब्लम्स को, ठीक है, या लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। ये भी किसके साथ होता है, मेरा गंत्या के साथ होता है। और ये प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, सही जोड़ी में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं वन लाइनर फैक्ट भी लेकर आई हूँ। तो उड़िया पंचांग जानने वाले को क्या कहा गया है, उड़िया पंचांग जानने वाले को पंजियार कहा गया है। तो आप लोग को याद रखना है जी, ये बिल्कुल सही जोड़ी में पूछे जा सकते हैं, इसलिए जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा हम वैसे प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो जनजातियों में जो लोक ज्योतिष होता है उसे क्या कहा जाता है, ज्ञाता कहा जाता है। जनजातियों में जो लोक ज्योतिष होता है उसे क्या कहा जाता है, ज्ञाता कहा जाता है। जनजातियों में लोक ज्योतिष को क्या बोला गया है, ज्ञाता बोला गया है। आड़ी टेढ़ी रेखा गिनने वाले को बोला गया है मेरा गंतेया। आड़ी टेढ़ी रेखा गिनने वाले को बोला गया है मेरा गंतेया। तंत्र मंत्र जानने वाले को बोला गया है सीरहा। तंत्र मंत्र जानने वाले को बोला गया है सीरहा। उड़िया पंचांग जानने वाले को कहा गया है पंजियार। उड़िया पंचांग, ठीक है, देखने वाले या जानने वाले को कहा गया है पंजियार। ये बिल्कुल आएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर रखें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर रखें, जनजातियों में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। चलो, चावल द्वारा भविष्य बताने वाला, इसको जोगियार कहा गया है। जो चावल द्वारा भविष्य बताता था उसे क्या कहा गया है, जोगियार कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे मेरा गंतिया ग्रामीण ज्योतिषी। मेरा गंतिया कौन है, ग्रामीण ज्योतिषी है। मेरा गंतिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मेरा गंतिया को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, मेरा गंतिया एक ग्रामीण ज्योतिषी होता है जो नींद या स्वप्न या लकीरों से भविष्य बताता है। मेरा गंतिया, ठीक है, क्या है, एक ग्रामीण ज्योतिषी होता है जो नींद या लकीरों से भविष्य बताता है, ठीक है। ये बोलता है कि आपके स्वप्न में या नींद में जो स्वप्न आते हैं या ये लकीर खींचता है या किसी दीवार में, पेज में या पन्नों में एक लकीर खींचने बोलता है, उसके आधार पर ही क्या बताता है, भविष्य बताता है। आगंतुक अपनी समस्या को लेकर उसके पास आते हैं और वह दीवार, जमीन या कागज पर लकीरें बनाकर भविष्य बताता है। तो मेरा गंतिया जनजातियों में क्या होता है, ज्योतिष होता है। मेरा गंतिया जनजातियों में क्या होता है, एक ज्योतिष होता है। और ये जो मेरा गंतिया होता है वह लोगों को जो उनके पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं उनको बोलते हैं कि आप दीवार पर, लकीरों पर या कागज में आड़ी तिरछी लकीरें खिंचवाते हैं उनसे और उनकी प्रॉब्लम्स को और उनके भविष्य को बताने का प्रयास करता है, और इसे ही ज्योतिष भी कहा जाता है। तो जनजातियों का जो ज्योतिष होता है वो मेरा गंतिया होता है, जो क्या करता है, भविष्यवाणियां करता है। वह तारों और विशेष अवसरों जैसे माघ मास को, तीज को देखकर भी वह भविष्य का अनुमान लगाता है, ठीक है। तो तारों की गति को देखकर भी मेरा गंतिया भविष्य का अनुमान लगाता है और इसका काम अक्सर पंजियार की मदद से होता है, जो उड़िया पंचांग देखकर भविष्य की जानकारियां देता है। और इसका जो आधा काम होता है, ये आड़ी तिरछी लकीरें देखकर जो पंजियार होता है उसको कुछ बताता है, और उसके बाद जो
पंजियार होता है वो उड़िया पंचांग देकर लोगों की भविष्य बताने का प्रयास करता है। तो आपको याद रखना है कि मेड़ा गंत्या हो गया, पंजियार हो गया, इन लोग क्या होते हैं, लोग ज्योतिष होते हैं, जो कि जनजातियों में काफी प्रचलित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विशेष प्रकार की जनजाति त्योहार। इससे तो पहले हमने पढ़ा कि कुछ जनजातियों में विशेष परंपराएं हैं, ज्योतिष हैं, उनके बारे में देखने का हमने प्रयास किया। अब हम लोग देखेंगे विशेष प्रकार के जनजातीय त्योहार। ये विशेष प्रकार के जनजातीय त्योहार क्या होते हैं, तो अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उससे पहले मैं वो सारे चीजों को फिर से रिवाइज करवा देती हूँ जो कि हमने पढ़ा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा बोंगादेव। सबसे पहले हमने पढ़ा बोंगादेव। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये अलग अलग टॉपिक है। बोंगादेव क्या है, अलग अलग शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक हैं और हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं विशेष परंपरा के तहत, इसलिए मैं सारी चीजों को बताई हूँ। उसके बाद मैंने बताया टोटम, फिर मैंने बताया टोटमवाद, ध्यान से सुनना है जी। उसके बाद मैंने बताया क्या जी, टोटमवाद। ठीक है, टोटमवाद के बाद मैंने बताया टैबू। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर भी कुछ प्रश्नों को देखा, कुछ प्रश्न हल किए, और यहाँ पर भी हमने कुछ प्रश्नों को हल किए, कुछ प्रश्नों को हल किए। अब यहाँ पर हम लोग टैबू से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करने के पश्चात मैं आप लोग को बताई लोक ज्योतिष। लोक ज्योतिष, लोक ज्योतिष जो कि जनजातियों में प्रचलित है। ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ जनजातीय त्योहार। जनजातीय त्योहार, तो आप लोगों को ध्यान देना है ना, मैं क्या बातें बता रही हूँ। मैं यहाँ पे एक ही क्लास में बहुत ही सारे छोटे छोटे टॉपिक को आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैंने पहला बताया था आप लोगों को बोंगादेव कौन होते हैं, टोटम क्या है, टोटमवाद क्या है, टैबू क्या है, और इससे रिलेटेड हमने प्रश्नों को देखा। उसके बाद मैंने बताया लोक ज्योतिष क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ प्रमुख जनजातीय त्योहार। क्या बताने वाली हूँ, प्रमुख जनजातीय त्योहार। तो चलिए हम लोग प्रमुख जनजातीय त्योहार को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई बार से आपको ऐसा जो त्योहार है, जनजातीय त्योहार है, एग्जाम में देखने को मिला है। बिल्कुल हम लोग इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्ट आएगा आपको। ये कई बार से सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के जो एग्जाम है उसमें देखने को मिला है, जनजातीय त्योहारों के माध्यम से आपको, ठीक है, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और इंटरेस्टिंग भी है। तो पहला आप देखेंगे उराट पंडुम, है ना। पहला आप लोग देखेंगे कि उराट पंडुम त्योहार क्या होता है जनजातियों में। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जनजातियों में उराट पंडुम त्योहार क्या होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, महुआ का फूल है। ये किसका फूल है, महुआ का फूल। यहाँ पे कुछ महिलाएं महुआ के फूल को कलेक्ट करके, ठीक है, महुआ के फूल को बीन कर टोकरी में कलेक्ट करके रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, महुआ का फूल है। यहाँ पे कुछ महिलाएं जो है महुआ के फूल को एकत्र कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब महुआ के वृक्ष में फूल खिल जाने पर महुआ फूल एकत्र करने हेतु, ठीक है, या बीनने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तो इस पर्व को क्या बोलते हैं, उराट पंडुम बोलते हैं। देखिए, जनजातियों में कई प्रकार के त्योहार होते हैं, कई प्रकार के त्योहार होते हैं। इतना त्योहार तो हम लोग भी नहीं मनाते। तो मैंने कहा कि जब जनजातियां महुआ का फूल जब महुआ के पेड़ों में खिल जाता है, तो महुआ का फूल खिलने के उपरांत जो जनजातियां होती है महुआ बीनने के लिए जंगल में जाती है, तो उस दौरान ये जनजातियां एक पर्व मनाती है और उस पर्व को बोलते हैं उराट पंडुम। कौन सा पंडुम, उराट पंडुम। तो महुआ के फूल को अपने दिमाग में इमेज लाइएगा। देखिए, ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक साथ सही जोड़ी में पूछे जाएंगे आपको। तो महुआ के फूल को, ठीक है, अपने दिमाग में लाना है, उसके इमेज को दिमाग में लाना है, महुआ बीनते हुए इमेज को दिमाग में लाना है। उसके बाद आप लोग को इसको याद करना है कि जो उराट पंडुम नामक त्योहार है जो जनजातियां मनाती है, तो महुआ बीनने के अवसर पर मनाती है। जब जनजातियां महुआ के पेड़ में फूल आता है तो महुआ को बीनने के लिए जब वो जंगल जाती है तो उस दौरान एक पर्व मनाती है। उस पर्व को हम लोग बोलते हैं उराट पंडुम। तो देख सकते हैं कि
कितना मस्त लग रहा है ये महुआ का फूल खिल जाने के उपरांत। और जो जनजातियां जब जंगल जाते हैं तो बिन्ने के अवसर पर इस पर्व को मनाती है, जिसका नाम है उराड पंडुम। तो उराड पंडुम को याद रखना है, आप लोग को नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट त्योहार देखते हैं, नूना नारे दाना पंडुम। नूना नारे दाना पंडुम, तो यहाँ पे गुना नारे लिखा गया है, क्या है, नूना नारे है। नूना नारे दाना पंडुम, तो ये क्या होता है, नूना नारे दाना पंडुम। ये भी एक त्योहार है भाई जनजातियों में, ठीक है। तो क्या होता है कि घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला यह त्योहार है, जिसे हम लोग नूना नारे दाना पंडुम कहते हैं, जिसमें घोटुल की सभी मोटियारिन दूसरे घोटुल में जाती है। बोला जाता है कि जो घोटुल में मोटियारिन रहती है, ठीक है, अक्टूबर माह में मनाया जाता है यह पर्व, जिसे हम लोग नूना नारे दाना पंडुम कहते हैं। और यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसको हम लोग अलग से घोटुल वाले हमारे चैप्टर में देखेंगे। घोटुल को मैं अलग से पढ़ाऊंगी भाई, ठीक है। घोटुल में हम एक पूरा क्लास पढ़ेंगे, घोटुल में क्या होता है, कौन कौन से जनजातियों में ये घोटुल पाया जाता है, जो कि युवा गृह होता है, उसको मैं सब कॉन्सेप्ट को एक साथ बताऊंगी। अभी तो मैं प्रमुख त्योहारों को लेके चल रही हूँ, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, घोटुल को मैं अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो घोटुल में अक्टूबर माह में एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे बोला गया है नूना नारे दाना पंडुम। इसमें क्या होता है कि जो मोटियारिनें होती है, एक घोटुल को छोड़कर दूसरे घोटुल में जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा नूना नारे दाना पंडुम त्योहार क्या होता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कप्पल पंडुम। क्या देखेंगे, कप्पल पंडुम। ये जनजातियों का कैसा त्योहार है, आप देख सकते हैं मेढक को, ठीक है, मैरिज किए हुए हैं यहाँ मेढक और मेढकी, ठीक है। तो दोरला जनजाति द्वारा अच्छी वर्षा की कामना हेतु मेढक और मेढकी की शादी करवाई जाती है, ताकि वर्षा हो सके, ठीक है। जून माह में, ठीक है, जब वर्षा की कामना हम करते हैं, तो उस दौरान आपको ये जो दोरला जनजाति होती है, वो कप्पल पंडुम नामक त्योहार मनाती हुई नजर आती हैं। ये जनजाति इसलिए ये त्योहार मनाती है ताकि इनकी फसलों के लिए अच्छी वर्षा हो सके, ठीक है। और ये अच्छी वर्षा की कामना करने के लिए इस प्रकार के त्योहार मनाती है, और इसमें मेढक मेढकी का क्या करवाती है, शादियां करवाती हैं। कौन सी जनजाति, दोरला जनजाति। तो कप्पल पंडुम छत्तीसगढ़ के दोरला जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक उत्सव है, जो पर्याप्त बारिश के लिए मनाया जाता है। इसमें महिलाएं मेढकों की शादी करती हैं, और पंडुम शब्द का अर्थ होता है त्योहार या उत्सव। इस उत्सव में महिलाएं मेढकों को इकट्ठा करके नए बर्तनों में रखती है, उनकी पूजा करती है, फिर उनके जुलूस के रूप में नदियों और तालाबों में छोड़कर आती है। एक थाली में रखती है, उनकी पूजा करती है, मेढक मेढकों की शादियां करवाती है, और सभी जो महिलाएं होती है दोरला समाज की, वो एक जुलूस निकालती हैं और इन्हें तालाब में छोड़कर आती हैं। तो ये होता है हमारा कप्पल पंडुम का त्योहार। उसके बाद हम लोग देखेंगे मरका पंडुम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मरका पंडुम क्या होता है। आम की नई फसल आने पर, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, आम की नई फसल आने पर मरका पंडुम नामक त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब आम में बौर लगता है, ये फूल आते हैं आम में, और साथ ही साथ आम की ये जो नई फसल है वो जाती है, तो उसके बाद जनजातियां आम की नई फसल आने पर कौन सा त्योहार मनाती है, मरका पंडुम नामक त्योहार मनाती है। नेक्स्ट इरपू पंडुम, महुआ बीने पर, मैंने बताया था महुआ बीने पर उराड पंडुम भी मनाया जाता है। महुआ बीने पर उराड पंडुम भी मनाया जाता है, और साथ ही साथ इरपू पंडुम भी मनाया जाता है। महुआ बीनने पर उराड पंडुम तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ एक और त्योहार मनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इरपू पंडुम। मैंने कहा कि जब महुआ बीनने जाते हैं, तो महुआ बीनने जाने पर एक और त्योहार मनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उराड पंडुम, और महुआ बीनने जाने पर एक और त्योहार मनाया जाता है। मतलब दोनों त्योहार सेम ही है, दोनों के सेम नाम है, समझ जाओ, ठीक है। तो इरपू पंडुम भी महुआ बीनने के अवसर पर मनाते हैं, उराड पंडुम भी महुआ बीनने के अवसर पर मनाते हैं। उसके बाद है कुरुम पंडुम। क्या होता है, जब बाजरे का, ठीक है, जब बाजरे से बनी कुछ मटेरियल्स खाया जाता है जनजातियों के द्वारा, या छोटा अनाज खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कुरुम पंडुम। जब बाजरे का अनाज खाया जाता है या छोटा अनाज खाया जाता है पहली बार, तो उस दौरान आदिवासी जो होते हैं या जनजातियां होते हैं, वो कौन सा त्योहार मनाती है, तो कुरुम पंडुम नामक त्योहार मनाती हैं, ठीक है। चलो
उसके बाद देखेंगे कोरता या पूना पंडुम। ठीक है, कोरता या पूना पंडुम क्या होता है? तो कोरता या पूना पंडुम जनजातियां तब मनाती है जब वो नया खाती है। तो नया चावल खाने पर जनजातियों के द्वारा जो त्योहार मनाया जाता है उसे हम लोग कोरता या पूना पंडम बोलते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब नया चावल खाने पर, ठीक है, जब नया चावल खाने पर आदिवासी के द्वारा या जनजातियों के द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है उसे हम लोग कोरता या पूना पंडुम बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इन तस्वीरों को कि किस तरह से जनजातियां जो है वो कोरता पंडुम या पूना पंडुम नामक त्योहार मनाती हैं। तो आप लोग टेंशन मत लो, जितनी भी जनजातियों से रिलेटेड त्योहार हैं, इनकी विशेष परंपरा है, सारे परंपराओं को मैं पढ़ाऊंगी। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और हमारे वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी करना है। मैं ऐसा वीडियो तभी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगी जब आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? मैं साथ ही साथ मैं ये भी बताई हूँ कि कचना धुरवा की प्रेम कहानी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसी चीजें जो आप सुने नहीं होंगे, वैसे तथ्यों को मैं आपके समक्ष लाऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। अपने सभी दोस्तों को बताइए कि हमारे एकेडमी में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं जिसको वे वहां पर जाके देख सकते हैं और अपना एग्जाम क्रैक करने में उन्हें क्या मिलेगी, सफलताएं मिलेगी और बहुत सारे यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसके माध्यम से उन्हें बहुत सारा फायदा हो सकता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल के साथ बने रहना है। चलो, अब यहाँ पर मैं कुछ पंडुमों को आप लोगों को बता देती हूँ। और भी हमारे जनजातियों में बहुत सारे पंडुम हैं। अब सबको एक एक करके तो नहीं बता सकते, तो मैंने यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं आप लोग को याद करवाते हुए चलती हूँ। तो भीमुल पंडुम क्या होता है? यह वर्षा के देवता से संबंधित त्योहार है। भीमुल पंडुम क्या है? वर्षा के देवता से संबंधित त्योहार है। कारे पंडुम, यह वृक्ष काटने, जलाने, घास और बांस काटने के समय मनाया जाता है। कार्य मतलब काटना, ठीक है, कार्य मतलब काटना। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। जब वृक्ष काटा जाता है, जलाया जाता है, घास और बांस काटने के समय मनाया जाता है। जब हम वृक्ष को काटते हैं, जलाते हैं, जब हम बांस को काटते हैं या घास को काटते हैं, तो आदिवासी जो होते हैं कौन सा त्योहार मनाते हैं? कारे पंडुम नामक त्योहार मनाते हैं। ये याद रखना है, बिल्कुल सही जोड़ी में पूछे जाएंगे और सही जोड़ी वाले प्रश्न भी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, इसलिए सभी डेटा को आप लोग को अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए लिखना है। पश्चिम पंडुम क्या होता है? इसे ब्यासी पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, जब ब्यासी किया जाता है खेत में तो लोग क्या मनाते हैं? पश्चिम पंडुम मनाते हैं। बोंडी गटी पंडुम, यह बीज बोने का पर्व होता है। तो बोंडी गटी पंडुम क्या होता है? बीज बोने का पर्व है। तोरम पंडुम क्या होता है? यह एक कटाई पर्व है। चाहे हम धान काटें, ठीक है, या कोई फसल को काटें, तो उस टाइम जनजातियां क्या मनाती है? तोरम पंडुम मनाती है। बोटी गटी पंडुम क्या होता है? जब जनजातियां कोई भी बीज को बोती है तो उस दौरान वो बोटी गटी पंडुम मनाती है। तो जनजातियां क्या करती है? हर एक चीज को, चाहे वो महुआ बीनने का हो, चाहे वो नई फसल खाने का हो, या नया चावल खाने का हो, या बीज बोने का हो, या किसी चीज को काटने का हो, या वृक्ष को काटने का हो, तो जनजातियां हर चीज को सेलिब्रेट करते हुए अपना उत्सव मनाते रहती है। तो देख सकते हैं जनजातियों के कितने सारे उत्सव हैं, है ना? तो ये सारे उत्सवों को आप लोग को याद करके रखना है जी। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड मैं आप लोग के लिए प्रश्न बना देती हूँ। यहाँ पे सही जोड़ी की मिलान करना है आप लोगों को। भीमुल पंडु के बारे में मैंने क्या बताया, कार्य पंडुम के बारे में क्या बताया, पश्चिम पंडु के बारे में क्या बताया, बोटी गटी पंडुम के बारे में क्या बताई हूँ, तोरम पंडुम के बारे में क्या बताई हूँ। तो चलो मिलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बोंटी गटी पंडुम क्या होता है, तो मैंने बताया बोंटी गटी पंडुम जो होता है वो बीज बोने का पर्व होता है। उसके बाद आपको याद होगा पश्चिम पंडुम को मैंने बताया यह क्या है, ब्यासी पर्व कहा जाता है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया भीमुल पंडुम, मेरे को तो याद हो गया है, वर्षा के देवता से संबंधित। ठीक, उसके बाद कार्य मतलब मैंने बोला था, कार्य मतलब काटना, तो कार्य मतलब काटना से हो जाएगा आपका वृक्ष, घास और बांस काटने का पर्व। ठीक है, अब हमारे पास बच गया तोरम पंडुम, तो तोरम पंडुम मतलब होता है कटाई पर्व। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, एक का सी। ठीक है, उसके बाद कार्य पंडुम में आ जाएगा हमारा 2 का डी। कार्य पंडुम में क्या हो जाएगा हमारा
2 का डी। पश्चिम पंडुम में हमारा हो जाएगा 3 का ए। तो इस तरह से सही जोड़ी मिलाना है आप लोग को। पोंटीगटी पंडुम में हो जाएगा आपका 4 का ई। ठीक, उसके बाद तोरम पंडुम में हो जाएगा हमारा 5 का बी। तो इस तरह से आप लोगों को सभी पंडुमों को याद करना है और क्वेश्चन को बना बना के लिख लिख के देखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बिल्कुल अधीक्षक में पूछे जाएंगे और साथ ही साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और इस पंडुम को 4 बार, 5 बार, 6 बार अपनी कॉपी में देखकर लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे पंडुम है ना। 1-2 रहता तो चलो आप याद कर लेते, बहुत सारे पंडुम हैं। इसको जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे चीजें आपको याद नहीं होंगी। चलो, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सी डी ए ई ए बी ये सारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर और भी पंडुम बचे हुए हैं, खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं आप विद्या पंडुम। तो विद्या पंडुम क्या होता है? बीज उत्सव, बीज बोने से पहले मनाया जाने वाला पर्व। तो विद्या को आप लोग बीजा याद कर लेंगे। विद्या को क्या याद कर लेंगे आप लोग? बीजा याद कर लो। तो ये जो विद्या पंडुम होता है, ठीक है, विद्या को आप लोग बीज याद कर लो। विद्या को क्या याद करोगे? बीज याद कर लोगे। विद्या को आप लोग बीज याद कर लोगे। और ये जो विद्या उत्सव होता है ये बीज बोने से पहले मनाया जाता है। मतलब बीज बोने का उत्सव होता है। जब भी आदिवासियां या जनजातियां बीज बोने वाली रहती है तो उससे पहले एक पर्व मनाती है। उस पर्व को बोलते हैं हम लोग विद्या पंडुम। कौन सा पंडुम? विद्या पंडुम। ध्यान देना है जी। ठीक, उसके अलावा नुकु नारदन पंडुम। बहुत सारे पंडुम हैं, दुनिया भर का पंडुम आपको देखने को मिलेगा। तो नुकु नारदन पंडुम जो होता है दशहरा के समय मनाए जाने वाला पर्व है। कब मनाया जाता है? दशहरा के समय मनाया जाता है। जाता पंडुम, सरसों की फसल काटने पर जो मनाया जाता है पंडुम उसे हम जाता पंडुम कहते हैं। मीनुल पंडुम, मीनुल देव की पूजा के दौरान, जनजातियों में एक देव होते हैं मीनुल देव। जब मीनुल देवता की पूजा के दौरान वर्षा के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो मीनुल पंडुम मनाया जाता है। ठीक है, और जाता पंडुम सरसों की फसल काटने पर जो पर्व मनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जाता पंडुम बोलते हैं। मीनुल पंडुम क्या होता है? मीनुल देवता की जब पूजा की जाती है और वर्षा के लिए कामना की जाती है तो मीनुल पंडुम मनाया जाता है। उसके बाद बीज पंडुम, चैत्र मास में बीज बोने के समय, चैत्र मास में बीज बोने के समय जो त्योहार मनाया जाता है उसे बोला गया है बीज पंडुम। उसके बाद है सुकुड़ पंडुम या रिक्का पंडुम। तो सेम एवं नई दाल खाने पर जो त्योहार मनाया जाता है उसे बोला जाता है रिक्का या सुकुड़ पंडुम। ठीक है, चाहे सेम हो, सेम की दाल हो या कोई भी नया दाल हो। जनजातियों में आप जानते हो कुल्थी दाल खाते हैं, सेम दाल खाते हैं, बरबट्टी दाल खाते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई नई दाल खाते हैं तो इनके द्वारा जो त्योहार मनाया जाता है उसे इन लोग क्या बोलते हैं? सुकुड़ पंडुम या रिक्का पंडुम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेन पंडुम। तो दोरला जनजाति के द्वारा गोत्र देव की पूजा के अवसर पर जो त्योहार मनाया जाता है उसे बोलते हैं पेन पंडुम, है ना। तो पेन पंडुम क्या होता है? दोरला जनजाति जब अपने गोत्र देव की पूजा करती है या अपने गोत्र देव के लिए जो उत्सव मनाती है तो उसके अवसर पर इन लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? तो पेन पंडुम नामक पर्व मनाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पीड़म पंडुम देखेंगे। तो गांव की रक्षा से संबंधित जो जनजातियां होती है वो पर्व मनाती है उसे हम लोग बोलते हैं पीड़म पंडुम। ठीक है, तो गांव की रक्षा से संबंधित यह पर्व होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीड़म पंडुम। सभी बच्चे ध्यान देंगे, गांव की रक्षा से संबंधित जो पर्व मनाती है जनजातियां उसे हम लोग बोलते हैं पीड़म पंडुम। ठीक, अब हम लोग इस पंडुम से रिलेटेड कुछ सही जोड़ियां देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा विद्या पंडुम, मैंने यहाँ पर लिखा है जाता पंडुम, मैंने यहाँ पर लिखा है मीनुल पंडुम, पेन पंडुम और पीड़म पंडुम। तो सारे जो विकल्प दिख रहे हैं, विद्या मतलब मैंने बोला था आप लोग विद्या को बोलोगे बीज, जाता सरसों, है ना, मीनुल वर्षा कराने के लिए पूजा, पेन दोरला जनजाति द्वारा गोत्र देव की पूजा, पीड़म गांव की रक्षा से संबंधित। तो सभी जो विकल्प हैं वो सुमेलित हैं। मैंने यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन लिए हैं ना, सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए। तो जितने भी
यहाँ पे विकल्प दिखाई दे रहे हैं, वो सभी सुमेलित हैं। विज्जा पंडुम बीज उत्सव के लिए मनाया जाता है। जाता पंडुम सरसों की फसल काटने पर मनाया जाता है। मीनुल पंडुम वर्षा कराने के लिए पूजा की जाती है। मीनुल देवता की तब मनाया जाता है। पेन पंडुम कोरला जनजाति द्वारा गोत्र देव की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। पीडम पंडुम गांव की रक्षा से संबंधित पर्व है। पीडम पंडुम क्या होता है? गांव की रक्षा से संबंधित पर्व है। तो इस तरह से आपने देखा कि जनजातियों में किस प्रकार के पंडुम होते हैं। पंडुम का मतलब ही होता है त्योहार। मैंने बहुत सारे पंडुमों को आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है, बहुत सारे पंडुमों को आप लोग को पढ़ाया है, तो सभी पंडुमों को आपको याद करके रखना है, ठीक है जी। तो आपने देखा किस तरह से हमने विभिन्न पंडुमों को पढ़ा और इन पंडुमों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पंडुम तो याद नहीं होंगे इतने जल्दी, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उनको 3 से 4 या कम से कम 10 बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें जरूर याद हो जाएंगी, ठीक है। हमको चीजें याद इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें हमको याद हो ही जाएंगी। हम लोग प्रयास नहीं करते, गलतियां हमारी रहती है और हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते और हम लोग बोलते हैं कि अरे हमने इतना तो पढ़ाई किया था, उसके बावजूद भी हमसे क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। तो गलतियां स्वयं हमारी रहती है क्योंकि हम उतना रिवीजन नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। अब बार बार किसी चीज को मेमोराइज करेंगे तो आपके मेमोरी में सेव हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर पढ़ पढ़ के याद नहीं हो रहा है तो आप उसे कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, सोचिए, ठीक है। उसके अलावा आप लिख लिख कर देखिए और ज्यादा ही याद नहीं हो रहा है तो उसे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से याद कीजिए, जैसे कि मैं हर चीज का इमेज बना बना के आपको याद करवाती हूँ। तो आज हमने कुछ जनजातियों के विशेष देवता के बारे में देखा, कुछ टोटम्स के बारे में देखा। तो इनको आप लोग को समझ के रखना है कि आखिरकार ये बोंगादेव हैं कौन, टोटम है क्या, टोटमवाद क्या चीज है ये, ठीक है। उसके अलावा टैबू क्या होता है, सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही साथ मैं उसका क्वेश्चन भी करवाई हूँ। और इसी तरह के टॉपिक को आप पढ़ना चाहते होंगे हमसे जुड़कर, तो आप लोग को क्या करना है कि हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, कमेंट भी करना है, क्योंकि जब हम लोग कमेंट के देखेंगे तो हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी आप सभी बच्चों को करना है, ठीक है। और मैं रोज रोज ऐसे ही जनजातियों के नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आऊंगी और एक आध दिन हम लोग कचना दुर्गा की प्रेम कहानी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया था कमार जनजाति के बारे में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कमार जनजाति की उत्पत्ति कौन से देवता से हुई है, कमार जनजाति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। चलो क्वेश्चंस को लिख देती हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जितने भी बच्चे हैं जो मुझे सुन पा रहे होंगे, आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे देंगे, ठीक है। तो कमार जनजाति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, कमार जनजाति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दूसरा है क्या, 1 2 करके आंसर बताना है। क्या कमार जनजाति, क्या कमार जनजाति पीवीटीजी में शामिल है, क्या कमार जनजाति पीवीटीजी में शामिल है, आंसर बताना है। उसके अलावा कमार जनजाति की उत्पत्ति, कमार जनजाति की उत्पत्ति कौन से देवता से हुई है, कौन से देवता से हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, कमार जनजाति की पुस्तक का नाम क्या है, लिख के कमेंट करना है आप लोग को, पुस्तक का नाम क्या है। कमार जनजाति के भीमा देव कौन से वृक्ष में निवास करते हैं,
कमार जनजाति के भीमादेव कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? वृक्ष में निवास करते हैं। तो जो भी बच्चे मेरा फर्स्ट क्लास देखे होंगे और जो भी बच्चा अगर देखा होगा मेरा फर्स्ट क्लास, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर वो जरूर दे देगा। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक बच्चे को इसका आंसर देना है। कमार जनजाति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? क्या कमार जनजाति पीवीटीजी में शामिल है? और पीवीटीजी क्या होता है मैंने समझाया है। कमार जनजाति की उत्पत्ति कौन से देवता से हुई है? कमार जनजाति के पुस्तक का नाम क्या है? कमार जनजाति के भीमादेव कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? ठीक है, उसके अलावा 10 क्वेश्चन पूछूंगी मैं आप लोगों को। उसके अलावा कमार जनजाति के देवी देवता का नाम लिखो। कमार जनजाति की देवी देवताओं का नाम लिखिए। ठीक, उसके अलावा 7 नंबर, कमार जनजाति के लिए कमार जनजाति के लिए विकास प्रकोष्ठ कहां कहां पर बनाया गया है? कमार जनजाति के लिए विकास प्रकोष्ठ कहां कहां पर बनाया गया है? उसके अलावा कमार जनजाति की जनसंख्या कितनी है 2011 के हिसाब से? कमार जनजाति की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? नेक्स्ट, कमार जनजाति के लोक नृत्य का नाम बताइए। कमार जनजाति के उत्सवों का नाम बताइए। कमार जनजाति के उत्सवों का नाम बताइए। कमार जनजाति के उत्सवों का नाम बताइए। तो जितने भी सभी बच्चे हैं, मैं इतने सारे प्रश्नों को आप लोग को दी हूँ और कमार जनजाति के बारे में मैंने पहले से ही पढ़ा दिया है और यूट्यूब में भी अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे हैं नहीं देखे होंगे, एक बार देख लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि फिर से हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू।